अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं हमेशा की तरह से पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है सुमित पीर साहब ने और जैसा कि हम देखते रहते हैं सड़कों के अक्सर टीवी चैनल्स पे तो खैर धुआंधार किस्म का बात कर रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया कि आज आपने जॉइन किया। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. Thanks for the invitation. Thank you very much. हमेशा सुमित जी बहुत आपसे सीखने को मिलता है और कई ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो अगर हम वैसे पढ़ें या देखें तो शायद हम इतनी आसानी से समझ नहीं पाए, लेकिन ये आपकी एक खास क्वालिटी है कि आप जिस तरह से बात को रखते हैं तो वो बहुत आसान हो जाता है उस डिफिकल्ट टॉपिक को भी समझना। आज थोड़ी सी हम बात करेंगे चाइना और यूएस की। एक तरह से आप देख ही रहे हैं कि कुछ टेंशन बनी हुई है दोनों में और उससे पहले हम रशिया यूक्रेन को भी देख चुके हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि एक और इस तरह की मजीद ये टेंशन देखने को मिलेगी या कहीं ना कहीं जाकर ये दोनों जो सुपर पावर एक तरह से अमेरिका तो है ही लेकिन चाइना भी अपने आप को समझता है ऑलमोस्ट कि सुपर पावर है, इन लोगों को जो है ये कहीं बैठकर आराम से बात करेंगे या हम इस झगड़े को मजीद बढ़ता हुआ देख रहे हैं। वैसे तो अमेरिका ने कभी भी अपनी कोई भी जंग अपनी जमीन से नहीं लड़ी, लेकिन फिर भी आप किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं इस सारी सिचुएशन को? देखिए आरजू जी, थैंक यू, धन्यवाद शो पे बुलाने के लिए। सबसे पहले बहुत अच्छा टॉपिक आपने चूज किया क्योंकि इससे बड़ा जियो पॉलिटिक्स में आज की डेट में टॉपिक है नहीं। एक दुनिया एक नए फ्लैश पॉइंट पे आ गई है अमेरिका और चाइना को लेके। और देखिए अमेरिका चाइना में युद्ध होना ये तो तय है और युद्ध होगा साउथ चाइना सी में, ये भी डेफिनेट है क्योंकि आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला। अमेरिका कभी अपनी सरजमीन पर लड़ता नहीं, अमेरिका की हिस्ट्री है। जिसकी सरजमीन पर लड़ाई होती है नुकसान सबसे पहले उसका होता है, वो आधी लड़ाई तो उसी दिन हार जाता है। अब देखिए यहाँ हुआ क्या, यहाँ बहुत सारी चीजें लाइन में चल रही है पीछे। अब मैं एक देखिए रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, वर्ल्ड का इकोनॉमिक आउटलुक नीचे आ गया, सबकी रिसेशन की बातें जिस पर हमने पीछे बात भी की थी कि भाई इंडिया नहीं जाएगा, इसका रिसेशन की प्रोबेबिलिटी इतनी, यूएस की इतनी, चाइना की इतनी, यूरोपियन यूनियन की इतनी, वो सब मसला अलग चल रहा है। सारी इकोनॉमीज पे प्रेशर है, सारे फॉरेन एक्सचेंजेस पे प्रेशर है। तो दुनिया भर में जो अर्थव्यवस्था, जो इकोनॉमी है, बहुत प्रेशर में आज के डेट। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक नई घटना घटती है, ये मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा समझाने के लिए क्योंकि काफी बड़ा विषय है। अब क्या होता है कि अभी देखिए, अभी पीएलए का रेजिंग डे आ रहा है। जिस दिन पीएलए का रेजिंग डे है, अब उस दिन नंबर 3 इन कमांड इन अमेरिका, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, नंबर 3 इन कमांड होता है स्पीकर ऑफ द हाउस, नैन्सी पेलोसी। वो कहती है मैं जाऊंगी ताइवान। वो एशिया पैसिफिक का दौरा करिए, एक अपना एक मतलब एक ग्रुप सा लेके, डेलीगेशन लेके। अब नैन्सी पेलोसी कह रही मैं जाऊंगी ताइवान। अब यूएस की पॉलिसी ताइवान को लेके हमेशा से लगी स्ट्रेटेजिक अनएम्बिग्विटी, क्योंकि मैंने तुम्हें देखा देखा नहीं, मैं तुम्हें जानता हूं पहचानता नहीं। जैसे मैं आपको बताऊं कि हम आमने सामने बात कर रहे हैं पर हम हजारों मील दूर बैठे, ये भी एक सच्चाई है, पर रियल टाइम में बात भी कर रहे हैं। तो यही है अमेरिका और ताइवान की, अमेरिका की ताइवान को लेके पॉलिसी। अब जी जिनपिंग कहता है कि जी ताइवान मेरा हिस्सा है, मैं इसको मिलाऊंगा मेनलैंड चाइना के साथ, इवन अगर बाई फोर्स मिलाना पड़े। ताइवान ये कहता है यू कीप अवे, हम जैसे वैसे ठीक है, हम डेमोक्रेटिक है, हम ठीक है। ताइवान सबसे बड़ा इन्वेस्टर है चाइना में। चाइना में सबसे बड़ा एफडीआई आता है ताइवान से। 80 से 90% पॉपुलेशन करीब करीब ताइवान में हन चाइनीज रेस की, जो मेनलैंड चाइना की। अब जो चाइना का मेन इंटरेस्ट ताइवान में है वो है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का बादशाह है ताइवान। हर दूसरी तीसरी आपका मोबाइल फोन हो, कंप्यूटर हो, वॉशिंग मशीन हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो, इसमें चिप लगती है। चिप कहां से बनती है? ताइवान में। जी जिनपिंग का ये मानना है अगर उसने ताइवान पे कब्जा कर लिया, वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का बादशाह बन गया। अब ऐसे में नेंसी पेलोसी कह रही जी मैं आऊंगी, और आरजू जी ये चल रहा है अगस्त। अक्टूबर में पोलिट ब्यूरो, जो चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का पोलिट ब्यूरो कांग्रेस है कहते हैं उसे, उसकी मीटिंग है। वहां ये डिसाइड होगा जी जिनपिंग को तीसरी टर्म मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसके पर्सनल स्टेक्स है। चाइना की ग्रोथ आपने देखा 3.4% पर आ गई। चाइना का जीडीपी श्रिंक हो रहा है, चाइना के एक्सपोर्ट श्रिंक हो रहे हैं, लोग बंद हैं, सड़कों पे टैंके हैं, सब हालत खराब है। आपने 80 करोड़ लोगों को 8 महीने से बंद करा। ऐसे में जी जिनपिंग को एक थर्ड टर्म चाहिए। गलवान में आप कुछ कर नहीं पाए, लद्दाख में कुछ आप कर नहीं पा रहे हो। अब ऐसे में पेलोसी कहती है, नैन्सी पेलोसी, मैं ताइवान आऊंगी। अब क्या हुआ, आपको याद होगा 3 महीने पहले अमेरिका ने कहा था कि वी विल डिफेंड ताइवान बाय फोर्स, क्योंकि मैं अपने नेशनलिटी पे रोज कहता रहा, मैं कहा व्हाट इज द पोजीशन ऑफ अमेरिका विज़-विज़ ताइवान, आप क्लियर करिए ना, विल यू डिफेंड ताइवान बाय फोर्स और नॉट। उन्होंने कहा बाय फोर्स डिफेंड करेंगे। 42 दिन बाद आरजू जी,
आफ्टर 42 डेज जी जिनपिंग ने और चाइना ने उसके रिएक्शन दिया कि अगर हमें वॉर पे जाना पड़े ताइवान के लिए हम जाएंगे। अब जैसे नैन्सी पेलोसी के आने की बात होती है तो पीछे 3 दिन पहले करीब ग्लोबल टाइम्स जो इनका माउथ पीस है चाइनीज गवर्नमेंट का, उसने कहा पीएलए ने अपने शिप्स मूव कर दिए, पीएलए ने अपने जहाज मूव कर दिए टुवर्ड्स स्ट्रेट्स ऑफ ताइवान। स्ट्रेट्स ऑफ ताइवान आर ऑलरेडी प्रोटेक्टेड बाय यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर्स। वो वहां पे ऑलरेडी है, सबमरीन्स कितनी हमें नहीं पता, बहुत सारी होगी। अब जब पीएलए ने ये अनाउंस कर दिया तो फिर उसके एक आध दिन बाद जो बाइडेन साहब की और जी जिनपिंग की मीटिंग होती, फोन पे बात होती। ये फोन शायद मार्च के बाद, आज पहले हुआ ये फोन, लास्ट फोन इनका मार्च में हुआ था। आरजू जी ये मीटिंग चलती 2 मिनट 2 घंटे 17 मिनट। अब इनका आइडिया था कि टेंशन को थोड़ा डिस्कलेट किया जाए। चाइना के हुजूर में ये उनको मंजूर नहीं है, चाइना के हुजूर में ये उनको मंजूर नहीं है कि नैन्सी पेलोसी आए, क्योंकि जी जिनपिंग लूजेस फेस। पीएलए ने अपनी पोस्चरिंग कर दी। अब हुआ क्या उस फोन डिस्कशन में, जी ने सीधी सीधी धमकी दी डाली, ये आप नोट कीजिएगा, सीधी सीधी धमकी दी डाली जो बाइडेन को। बोला देखो भैया, डोंट प्ले विद द फायर, पीपल हु प्ले विद द फायर पेरिश विद इट। सीधा सीधा अमेरिका को धमकी दे दी। ग्लोबल टाइम्स ने बोला कि पीएलए का जो एयरफोर्स विंग है वो कहता है वी आर रेडी टू शूट डाउन नैन्सी पेलोसी's प्लेन अगर वो ताइवान आता है। मतलब अमेरिका के नंबर 3 कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को आप शूट डाउन करेगा चाइना अगर वो आता है। अब जो इंडो पैसिफिक कमांड का हेड है, जो ये सारा देखता है यूएसए में, उसने बोला विल मेक श्योर वी क्रिएट अ एयर कॉरिडोर फॉर नैन्सी पेलोसी। तो अब प्रॉब्लम ये है, जी ने पोजीशन ले ली, पीएलए ने पोजीशन ले ली, पीएलए के एयरफोर्स ने पोजीशन ले ली कि अगर, और इतनी खतरनाक पोजीशन, डोंट प्ले विद द फायर, और दूसरा कि अगर तुम्हारा जहाज आएगा हम गिराएंगे। इतने डायरेक्ट थ्रेट आज तक चाइना ने कभी नहीं दी। ये क्या होता था, उनके स्पोक्स पर्सन ग्लोबल टाइम्स इधर उधर कहता था, पर जी जिनपिंग का डायरेक्ट थ्रेट देना जो बाइडेन को, ये बहुत बड़ा फ्लैश पॉइंट है दुनिया में। कल क्या होता है, कल एक आइटनरी जारी होती जिसमें ताइवान का नाम नहीं आता। तो कल पूरी दुनिया भर में पूरे मीडिया में हो रही थी कि हैज अमेरिका बैक डाउन, भाई अमेरिका की हालत खराब हो गई, अमेरिका की वाट लग गई, अमेरिका की औकात नहीं बची। मतलब तुम पीएलए से डर गए, तुम जी जिनपिंग से डर गए, तुम चाइना से डर गए। तो आज करीब 4-5 घंटे तक पहले ये था कि नैन्सी पेलोसी वहां नहीं आ रही। आज ताइवान 5 घंटे पहले आरजू जी, मतलब 1 अगस्त अराउंड 5 o'clock इंडियन टाइम, ताइवान कंफर्म करता है नैन्सी पेलोसी विल कम हियर। ताइवान ये भी कहता है वो रात को यहाँ रुकेंगे और फिर जाएंगी। अब यहाँ फ्लैश पॉइंट आ गया, चाइना का प्रेसिडेंट कह चुका, पीएलए कह चुकी है, शिप्स आपने मूव कर दिए, एयरक्राफ्ट आपने लगा दिए। ताइवान पीछे 5 दिनों से ड्रिल कर रहा है टू प्रोटेक्ट ताइवान के पोर्ट, एक रिवर पोर्ट है वहां पे, उसको प्रोटेक्ट करने की ये सारी वो मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये भी रिपोर्ट है आरजू जी, अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट से, कुछ यूएस स्पेशल फोर्सेस आर ऑलरेडी इन ताइवान। अब जी जिनपिंग अगर उनको आने देता है और लैंड करने देता है तो ही लूजेस फेस, उसकी तीसरी टर्म गई। ये हमको मैं रिटन से गारंटी से देखता हूँ, ही विल नॉट मेक द थर्ड टर्म। और शायद चाइना के लिए ये भी इंटरेस्ट है, दुनिया के लिए ये भी अच्छा, उसको तीसरी टर्म ना मिले, वो सनकावाद। बट अगर वो अमेरिका के स्पीकर को छेड़ता है, व्हिच इज नंबर 3 इन द कमांड, इट इज डिक्लेयरिंग वॉर ऑन अमेरिका। अगर उसके जहाज को इंटरसेप्ट करते हैं, यू आर डिक्लेयरिंग वॉर ऑन अमेरिका, देन अमेरिका हैज टू रिटेलिएट, अमेरिका हैज टू रिटेलिएट। और जो बाइडेन के पावर में नहीं है कि वो स्पीकर ऑफ द हाउस को बोले तुम रुको या ना जाओ। इसमें एक और पॉइंट है, नैन्सी पेलोसी के पीछे रिपब्लिकन काफी जो उनके मेंबर्स हैं उनका भी सपोर्ट है, वो भी कहते हैं उनको आप जाओ, क्योंकि और नैन्सी पेलोसी हैज बीन एंटी चाइना। 1991 में इन्होंने तेननमेन स्क्वायर पे जाके एंटी चाइना के खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन की। तो ये मतलब ये वो मान लीजिए, ये चाइना के जख्मों पे नमक मिर्च छिड़कने वाली बात है। You have a known China hater who wants to go to Taiwan, and PLA and Jinping has to act, or Jinping has to perish. अब वहां चाइना में भी 2 कैंप हो गए। अब आज से जो खबर आई है, ग्लोबल टाइम शांत है, पीएलए शांत है, चाइनीज गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन ने जवाब नहीं दिया। अगर नैन्सी पेलोसी आती है और अगर पीएलए ने इंटरवीन किया तो अमेरिका हैज टू रिटेलिएट। अगर अमेरिका ने रिटेलिएट किया, वी आर टॉकिंग ऑफ अमेरिका चाइनीज फ्लैश पॉइंट इन साउथ चाइना सी और नेदर स्टेट्स ऑफ ताइवान। जी जिनपिंग डेस्परेट है, अगर नैन्सी पेलोसी लैंड करती है उसका तीसरा टर्म गया। और वैसी इकोनॉमिक देखो, जी जिनपिंग कुछ कर नहीं पाए चाइना के लिए, चाइना का जो रुतबा था औकात था वो घटा मतलब आधी से भी आधी कर दी उसने। अगर अब ये होता, दिस विल बी द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ जी जिनपिंग। नाउ विल ही टेक दिस और विल ही फाइट इट बैक? तो अगर ये होता है, और ये विजिट हाल फिलहाल में, डेट नहीं पता हमें,
ये 2 4 5 7 दिन का विंडो है। पूरी दुनिया की आर्मियां, पूरी दुनिया की नेवियां, पूरे दुनिया के स्पेस सैटेलाइट एक बंदे को ढूंढ रहे हैं, वो है नैन्सी पेलोसी। कहाँ है और कब आएगी? अब ये भी नहीं पता वो समंदर से आएगी, मतलब मेरे सोचता प्लेन से ना, सबमरीन से आ रहे हैं, क्योंकि यूएस हैज रेपुटेशन ऑफ टेकिंग इट्स पीपल टू सबमरीन आल्सो। अब यहाँ एक और मिलिट्री एक्सपर्ट्स की बात आपको मैं बताऊं, ताइवान और चाइना के बीच करीब 130 किलोमीटर का दूरी है। अब मिलिट्री एक्सपर्ट्स का मानना, मैं काफी डिबेट्स पे भी था, कि अगर चाइना को ताइवान को लेना है बाय फोर्स, आपको शिप भेजने पड़ेंगे। एयरक्राफ्ट इज नॉट पॉसिबल। चाइना ताइवान का एयर डिफेंस अच्छा है, उनके पास बहुत एडवांस एयरक्राफ्ट है, तो एयर डिफेंस इज नॉट पॉसिबल। अब आपको शिप से लेना पड़ेगा, 130 किलोमीटर है। यू विल नीड 1 मिलियन ट्रूप्स। आपको 1 मिलियन ट्रूप्स की जरूरत पड़ेगी इसको लेना, और आपके जहाजों को टाइम लगेगा पार करने में। तब तक आप इंटरसेप्ट हो सकते हो, मतलब आपके जहाज डूब सकते, कुछ भी हो सकता है। और अमेरिकन सबमरीन्स है वहां पे, और अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो वैसे भी जो ताइवान का डिफेंस है, उन्होंने हमेशा जो पैसा लगाया वो लगाया है एंटी शिप मिसाइल्स में और एंटी शिप डिजाइन सिस्टम, क्योंकि ताइवान को पता बाई एयर आप ले नहीं सकते, जमीनी रास्ता है नहीं, आपको आना पड़ेगा पानी से। ताइवान के अगर आप मिलिट्री एक्सपर्ट्स की माने तो ताइवान कैन नॉट बी टेकन बाय वाटर, और अगर लोगे भी तो बहुत बड़ी नाश होगा, बहुत बड़ी कैटास्ट्रोफी होगी। क्या जी जिनपिंग अब नाक बचाता है, या औकात बचाता है, या इज्जत बचाता है? क्या दुनिया में लड़ाई होगी या नहीं होगी? क्या बहुत बड़े विनाश पे दुनिया खड़ी है? क्या दुनिया की इकोनॉमी इतना बड़ा लफड़ा ले सकती है? वी आर ऑलरेडी फेसिंग रशियन यूक्रेनी इम्पैक्ट, जिसका हर इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ चुका है। और बाय द वे, आज निर्मला सीतारमण जी ने, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, कुछ टाइम पहले कह दिए देयर इज नो चांस ऑफ इंडिया गेटिंग इनटू रिसेशन। बट इस फ्लैश पॉइंट के बाद जियोपॉलिटिक्स पूरी बदलेगी अगर ये होता है। और लड़ाई कहाँ होगी? लड़ाई होगी साउथ चाइना सी में, हमारे बगल में। मगर क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि चाइना भी अफोर्ड कर सकता है ये सब कुछ, क्योंकि इंडिया के साथ ऑलरेडी क्लैशेस चल रहे हैं, इंडिया के साथ ऑलरेडी एक जो है वो लड़ाई उसकी पहले से ही चल रही है, और बार बार यही कहा जाता है कि फिर दोबारा से एक दूसरे पे किसी किस्म का अटैक हो सकता है। तो ऐसे टाइम में वो मतलब अमेरिका के साथ भी इस किस्म के लड़ाई झगड़े जो है अफोर्ड कर सकता है, इस किस्म की टेंशन क्या चाइना अफोर्ड कर सकता है? अमेरिका तो चले वो तो कर लेता है, वो तो उनका तो आदत है, वो लोग करते रहे। देखिए, अमेरिका के लिए पहला एडवांटेज है, लड़ाई उनके सरजमीन पे नहीं होती, जो आपने बिल्कुल हम्म, यहाँ काम करा है। बिल्कुल। दूसरी बात, अगर साउथ चाइना सी में लड़ाई होती है आरजू जी, जो चाइना में एनर्जी जाती है साउथ चाइना सी से जाती है। अगर ताइवान में लड़ाई होती और जो स्ट्रेट्स ऑफ मलाकास ब्लॉक की जाती, चाइना का ट्रेड रुक जाएगा पूरा, चाइना की सप्लाईज पूरी रुकेगी, चाइना चोक हो जाएगा। और जो हम आपके ग्वादर पोर्ट की बात करते हैं, ग्वादर ऑपरेशनल नहीं है, ग्वादर के सीपेक ऑपरेशनल नहीं है, ओबीआर ऑपरेशनल नहीं। इसीलिए ताशकंद में कुछ दिन पहले बिलावल भुट्टो और वेंगी कह रहे थे इसको ऑपरेशनल कर देते हैं। 3 साल से वहां काम रुका पड़ा है। चाइना पूरा चोक हो जाएगा। चाइना की जो इकोनॉमी की हालत है, टेक्निकली वो ये लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर उसने एक बार अमेरिका पे लड़ाई कर ली, जो अगर उनमें कहते हैं हमारे कहावत है विनाश काले विपरीत बुद्धि, अगर वो विनाश काले विपरीत बुद्धि उन पे सवार हो गई और उन्होंने, भगवान न करे ईश्वर न करे, नैन्सी पेलोसी का जहाज गिराया, इट विल बी अ फुल ब्लोन वॉर। चाइना कैन नॉट अफोर्ड इट। चाइना इसके बाद टूट जाएगा। बट ये जो जी जिनपिंग है, ही इज क्रेजी। ये चाइनीज कल्चर में आरजू जी क्या होता था, फेस ऑफ टॉप मैन मैटर्स। बड़े आदमी की फेस सब कुछ है, कंट्री गई भाड़ में। ये वही चाइना जहां माओ जेतुंग ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड और कल्चरल रेवोल्यूशन, दो चीजें इंट्रोड्यूस करी थी। 6 करोड़, आरजू जी, 6 करोड़ अपने लोग मरे थे उसमें। 6 करोड़, 60 मिलियन ऑफ देयर ओन पीपल। उन लोगों के लिए, क्योंकि एक बार माओ जेतुंग ने नेहरू को कहा था, हमारे नेहरू जी को, कि इवन इफ अ फ्यू मिलियन पीपल डाई इट्स ओके। उनके यहाँ अगर 30 40 फ्यू मिलियन पीपल डाई इट्स ओके, बिकॉज दे हैव किल्ड 60 मिलियन ऑफ देयर ओन पीपल। हिटलर ने 6 मिलियन या 10 मिलियन जीव मारे थे, दुनिया भर में उसके पर्चे लगे। हर एक को हिटलर के बारे में पता, पर माओ जेतुंग के बारे में कोई नहीं जानता। हिटलर से 10 गुना ज्यादा अपने लोग वो मार चुका है। अब ऐसे जिन लोगों में ऐसी सनक हो, जिनका माइंडसेट ऐसा हो, तो वो दुनिया को कहाँ खड़ा कर देंगे, कौन सा विनाश लाएंगे। और मैं आपको बताऊं, अमेरिका की भी एडमिनिस्ट्रेशन अभी पावरफुल नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप होते तो बात और थी। जो बाइडेन और कमला हैरिस इज नॉट एज गुड एज डोनाल्ड ट्रंप एंड और हिज काउंटर पार्ट्स। तो अभी यहाँ क्या होगा, क्या फ्लैश पॉइंट होगा? चाइना का रिएक्शन आया नहीं। इंडिया, मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिया और कोरिया, जापान सब देख रहे होंगे। और अगर ताइवान गिरता है, दिस कॉल्ड द फर्स्ट आइलैंड चेन, उसके बाद पीएलए सीधा सीधा पहुंचेगा साउथ कोरिया और जापान के दरवाजे पे। अगर वो वहां तक पहुंचता तो पीएलए की नेवी जो है वो पैसिफिक में पहुंच जाएगी। दैट वर्ल्ड कैन नॉट अफोर्ड। वर्ल्ड कैन नॉट अफोर्ड पीएलए इन पैसिफिक।
तो अब ये जो बहुत ज्यादा बड़ा फ्लैश पॉइंट ये बन रहा है, क्योंकि ये जो जी जिनपिंग विल गो फॉर ब्रोक, मेरा असेसमेंट है। अगर उसकी नौकरी, उसकी गद्दी निकलती जाएगी, जो उसका मैंने एटीट्यूड स्टडी किया, ही विल गो फॉर ब्रोक। और आपको फिर नहीं तो ये पता लगेगा, जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर उनका बता रखा है कि जो सर की नसें पतली हो गई है, कभी भी रप्चर हो सकती है, या तो वो खबर आएगी या लड़ाई की खबर आएगी। क्योंकि अभी जो सिचुएशन है, अब चाइना हैज टू सल्क एंड ईट, मतलब कहते हैं ना, थूक के चाटने वाली बात है, क्योंकि बाइडेन को धमकी दे चुके, पीएलए को बोल चुके, आपके जहाज ताइवान के आसपास घूम रहे, पर नैन्सी पेलोसी ने बोला आज मैं आ रही हूँ, रोकना है तो रोको। अब ये इतना बड़ा फ्लैश पॉइंट हमारे एशिया में बन रहा है। अगर ये होगा, इसका इम्पैक्ट इकोनॉमीज पे होगा, सेफ्टी पे होगा, सिक्योरिटी पे होगा, 50 चीजों पे होगा, और तेल के दाम आसमान छुएंगे, इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। वैसे ही चाइना की सप्लाई चेन्स आर इररिलेवेबल। अब इसके बाद चाइना विल बिकम कंप्लीटली यूजलेस। दुनिया भर में जो सप्लाई हो रही है, प्रोडक्शन हो रही है, जो भी चीजें हो रही है, उसमें भी इम्पैक्ट आएगा। और इतनी बड़ी कंट्री का अल्टीमेटली होगा क्या? अब मैं तो अभी कह रहा हूँ आरजू जी, इतनी, अगर आप पिछले 10-20 साल में देखें, इतना बड़ा फ्लैश पॉइंट कभी आया नहीं। और आज एक और चीज हो गई, आज रशिया ने एक सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन साइन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि सच भी है। अगर आप स्टडी करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन रशिया नहीं है, रशिया को टेरिटोरियल एम्बिशंस नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स का अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है चाइना। ये हमने बात भी की थी। एफबीआई कह रहा है, MI5 कह रहा है, लोग मतलब कह रहे हैं, लिटरली कुतुब मीनार पे चढ़ चढ़ के चिल्ला रहे थे, जो बाइडेन के कान पे जू नहीं रेंग रही थी। और आज देखिए, मैंने आपको कई बार आपके शो पे कहूंगा, अमेरिका और चाइना का साउथ चाइना सी में कॉन्फ्लिक्ट होना तय है, अनलेस एंड अनटिल जी जिनपिंग गेट्स आउट ऑफ द पिक्चर। अब वो कैसे जाएगा, साम दाम दंड भेद जो भी होगा, अगर वो पिक्चर में रहा, अमेरिकन चाइनीज कॉन्फ्लिक्ट ऑन साउथ चाइना सी इज इमिनेंट। अब ये देखना है अवॉइड होगा नहीं होगा। मगर एक चीज और इसमें मुझे बताइएगा सुमित जी लास्ट में, कि इसका इम्पैक्ट इंडिया और पाकिस्तान पे क्या पड़ सकता है, हमें किस किस्म के खतरे हैं, या हम किस तरह से इसके अंडर आते हैं। बिकॉज जाहिर है पाकिस्तान पहले भी अफगानिस्तान की वजह से जो था वो हमारे यहाँ से जो कुछ हुआ सभी को मालूम है। तो चाइना के साथ भी हमारे टर्म्स बहुत अच्छे हैं, और अगर चाइना हमें कुछ कहेगा, या अमेरिका से भी हमने फंड लेने होते हैं, तो हम तो खैर सैंडविच बने हुए हैं। लेकिन ये क्या समझते हैं आपके हिंदुस्तान पाकिस्तान पे क्या इसके असरात आ सकते हैं, क्या इम्पैक्ट बन सकता है? देखिए, मैं हिंदुस्तान की बात पहले करूँ। देखिए, हिंदुस्तान ना किसी की लड़ाई लड़ा है ना लड़ेगा। जो भी हमारे एग्रीमेंट्स अमेरिका के साथ है, कॉर्ड में है, जो भी कुछ है, विल ऑनर देम, वी हैव टू ऑनर देम। क्योंकि अमेरिका के पास बहुत एयर बेसिस है, बहुत बेसिस है दुनिया भर में, उन्हें हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा से डॉकिंग रिफिलिंग वगैरह की जरूरत पड़ सकती है, विच एज पर द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट्स वी हैव टू ऑनर। देखिए, सीधी सी बात है, हमारे पास ऑप्शन भी नहीं बचेगा। जो भी पर हाँ, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स जाके लड़े उनके लिए, वो होगा नहीं, वो हमने किसी के लिए लड़े नहीं। दिक्कत आएगी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि चाइना तो पाकिस्तान को अपनी टेरिटरी मानता है। अस्काडू में पीछे 40 चाइनीज फाइटर्स थे। अगर वो आपकी बेसिस मांगेगा तो पाकिस्तान में किसकी मजाल है उनको मना कर दे? तो पाकिस्तान कैन गेट सक्ड इनटू दिस अननेसेसरली। अगर चाइनीज जहाज आपकी बेस में है, तो जो मिसाइल आएगा वो भी तो आपकी बेस पे आएगा ना। अगर अमेरिका टॉमहॉक चलाता है, तो टॉमहॉक का निशाना कौन होगा? जहाज होगा, जहाज का आपकी बेस पे। और चाइनीज क्या करेंगे? चाइनीज विल ट्राई टू गेट पाकिस्तानीज इन्वॉल्व, चाइनीज विल ट्राई इवन टू गेट अफगानिस्तानीज इन्वॉल्व, क्योंकि वो करेंगे यार, जब को हम अमेरिका के लिए बड़ी प्रॉब्लम ये बढ़ा दे, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा इस लड़ाई से दूर रहे। बट टेक्निकली, पॉलिटिकली, लॉजिकली, कैन पाकिस्तान अवॉइड दैट? दैट इज $1 बिलियन क्वेश्चन। पाकिस्तान में फैसला कौन करेगा? पाकिस्तान में भी सत्ता किसके पास है? जो इकोनॉमी की हालत है, अगर चाइना ने बोल दिया मैं $10 बिलियन दे रहा हूँ, मुझे भेज दे, तो मना करोगे आप? नहीं कर पाओगे। तो अफगानिस्तान, जो आपने सही पॉइंट दिया, अफगानिस्तान में तो ऑलरेडी पिस गए अफगानिस्तान के चक्कर में। अब चाइना के चक्कर में और फंसना है, नहीं फंसना है। वैसे पीछे अफगानी देखे मैंने, अफगानी वो हथौड़े से बॉर्डर के पिलर विलर तोड़ रहे थे बेचारे, उनके पास बुलडोजर वगैरह नहीं है, भेज देंगे उनके पास, पर वो पिलर विलर तोड़ रहे थे। और अब यहाँ अगर चाइना ने पैसा दे दिया, बोला ये लो 10 बिलियन, हमें आपकी सारी एयर बेसिस यूज करनी है, पाकिस्तान मना करेगा? नहीं करेगा। पाकिस्तान मने करने की पोजीशन में है, नहीं है। पाकिस्तान पॉलिटिकली, मिलिटरीली मना कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि यूएस के आप सगे हो नहीं, रशिया के आप सगे हो नहीं, बचा चाइना। अब B4 का कॉन्सेप्ट है दुनिया में। B4 में आता है रशिया, इंडिया, अमेरिका और चाइना। देखिए, इंडिया वाला ऑप्शन बंद, अमेरिका वाला ऑप्शन बंद हो गया। अब रशिया से आपकी कोई लेना देना है नहीं, तो बचा चाइना।
तो टेक्निकली प्रैक्टिकली कैन यू से नो टू चाइना? दैट इज $1 million क्वेश्चन. एंड इफ पाकिस्तान gets sucked into, I'm using, sorry, not a very good word, gets sucked into this whirlpool, तो that will be ultimate disaster for Pakistan. और चाइना चाहेगा पाकिस्तान को फंसाना, चाइना चाहेगा अफगानिस्तान को फंसाना. तालिबानियों से इन्होंने दोस्ती की, एड की, किस लिए किया? इन्हें पता जिस दिन जरूरत आएगी उस दिन यूज करेंगे. और ये जो जी जिनपिंग है, ये बहुत खतरनाक आदमी है. ये दुनिया की वाट लगा के ना निकल जाए तो एक हमारे कहावत है, हम तो ले डूबेंगे और साथ तुम्हें भी ले डूबेंगे. ऐसी कोई परिस्थिति ना हो जाए. हमारी तो पोजीशन क्लियर है आरजू जी, हमें कोई मतलब नहीं. तुम्हारी लड़ाई तुम लड़ोगे, उसकी लड़ाई वो लड़ेगा, इसकी लड़ाई वो लड़ेगा. जो हमें सपोर्ट देना हम देंगे, बट वी आर नॉट गोइंग टू फाइट योर वॉर. वो पोजीशन बहुत क्लियर है. अब पाकिस्तान की पोजीशन इसके बेंच में कोई नहीं है. पाकिस्तान की कोई स्टेटेड पोजीशन नहीं है. $1 billion क्वेश्चन इज, इफ यू हैव 10 billion ऑन द टेबल, कैन पाकिस्तान से नो टू चाइना? इन माय आंसर द आंसर इज नो. आप मना नहीं कर पाओगे. बट अगर आप हाँ करोगे, what all do you risk? You risk the concept of Pakistan as such. जो एक कॉन्सेप्ट है, एक कंट्री है पाकिस्तान के, यू आर रिस्किंग दैट एज सच. और अगर आपने यहाँ चाइना का साथ दे दिया, अमेरिका के दरवाजे हमेशा के लिए बंद. रशिया आपसे दूर रहेगा क्योंकि आप अमेरिका के दुश्मन हो. चाइना कब तक चलेगा, नहीं चलेगा, जो उनकी इकोनॉमी की हालत है. और भारत के साथ तो मैं क्या बताऊं, आप मुझसे ज्यादा जानते हो. तो ऐसे सिचुएशन में is there a political class of Pakistan who can take a strong decision on this? And can they afford to take a decision? Will they take a decision? Will they even dare to take a decision? That is $1 billion question. अगर आप पूरी चीजों को जोड़े और इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट दुनिया पे आएगा, करेंसीज पे आएगा, ऑयल पे आएगा, फूड प्राइसेस, फ्यूल प्राइसेस और ऊपर जाएंगे, अनसर्टेनिटी आएगी, सप्लाई चेन अनरिलायबल होगी. बट ओनली सिल्वर लाइनिंग इज, अगर ये मैं तो भगवान से मांगूंगा ना हो, अगर कभी होगा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर विल इमर्ज. बट उसके इमर्जेंस में काफी विनाश, काफी नाश होगा. कैन द वर्ल्ड in this Eurasian Ukrainian conflict going on handle this crisis? How many countries can handle this crisis? तो जी 190 में से 103 कंट्रीज IMF को बेल आउट के लिए लिख चुकी है. सच्चाई ये नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं. और मेरे ख्याल से कि लोगों को थोड़ी सी अक्ल करनी चाहिए और इस तरह की प्रॉब्लम से बचना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आज जैसे आप खुद भी बता रहे हैं कि रशिया यूक्रेन का हम पहले ही देख चुके हैं. लेकिन खैर, इसको देखते हैं कि आगे क्या अपडेट्स आती हैं. लेकिन हम दुआ यही करेंगे कि किसी किस्म की बात आगे इस किस्म की ना बढ़े कि जिससे सबको प्रॉब्लम आए. जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, तो जाहिर है इकोनॉमी इतनी कमजोर है और चाइना के हाथों इतने मजबूर हुए हुए कि आपकी तरह मुझे भी नहीं लगता कि इनकार कर पाएंगे, क्योंकि इस पोजीशन में ही नहीं है कि ना करें. तो अच्छा यही होगा कि सिचुएशन में ना ही फंसे तो बेहतर होगा. मैं आरजू जी, अगर कोई मेरे से पूछे, मेरी सलाह कोई एक आध दो पैसे की औकात रखती हो कहीं पे, मैं यही बोलूंगा, मेरी सलाह यही, मेरी एडवाइस होगी कि इस चीज से पाकिस्तान अफगानिस्तान दोनों को दूर रहना चाहिए. ये आपकी लड़ाई नहीं है. आप दुनिया की लड़ाई लड़ चुके हो आप तक. हाँ, वो दहशतगर्दी की जंग के नाम पे दुनिया की लड़ाइयां आप लड़ चुके हो 70 साल से. तो अब ये नई लड़ाई ना ले, क्योंकि इसमें चाइना और अमेरिका, चाइना के साथ आप बाजू में हो और अमेरिका की ऑलरेडी अब बैड बुक्स में. जो अभी बची कुछ इकोनॉमी, जो देश की हालत है, उसको अभी बनाने की जरूरत है, उसको बिगाड़ने की जरूरत नहीं है. हाँ, कुछ लोग के बर्मिंघम में मकान बनेंगे, दुबई में आप टॉप 10 के टॉप 5 में आ जाओगे. जब पैसा आएगा तो दुबई में टॉप 5 में जाओगे. वो सब होगा, पापा जॉन, पिज्जा वीजा, बर्गर, ये सब आ जाएंगे. पर जो पाकिस्तान की 24 करोड़ की आवाम है, जो उनका मुस्तकबिल है, जो वहाँ बच्चे हैं, जो वहाँ महिलाएं हैं, जो वहाँ एक सभ्यता पल रही है, वो खतरे में आ जाएगी. मैं ईश्वर से यही कामना करूंगा पाकिस्तान इसमें ना फंसे, क्योंकि अनस्टेबल पाकिस्तान, बहुत ज्यादा बिखरा हुआ पाकिस्तान हमारे लिए भी कोई अच्छी खबर नहीं है. बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और ऐसा ही होना चाहिए कि थोड़ी सी अक्ल करनी चाहिए और इस तरह के सिचुएशन से बचना चाहिए. थैंक यू सो मच सर कि आज आपने ज्वाइन किया. बहुत शुक्रिया. थैंक यू.